हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों का फिर हमारे चैनल मिशन इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तथा उसके सूत्र का निगमन करेंगे, जो कि एग्जाम के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग या हर साल यूपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, लगभग 1 या 2 साल के अंतर पर यह इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका निगमन कैसे करते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं फिगर के तौर पे। माना एक वैद्युत ध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु OR दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, हम चलते हैं फिगर की ओर और फिगर को समझते हैं। फिगर में क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले हमें पता है एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसका एक सिरा -Q और एक सिरा +Q, और इसके मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, O है। ये इसका मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु से दोस्तों R दूरी पर एक बिंदु P है। दोस्तों, यहाँ एक बिंदु P है, इस पॉइंट पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों, इन पूरे जो विद्युत द्विध्रुव है इसकी पूरी लंबाई कितनी है, इसकी पूरी लंबाई 2L है। तो मध्य बिंदु यानी कि दोस्तों इसका आधे की बात कर रहा है, तो एक सिरा L होगा और दूसरा आधे की ओर L होगा, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों फिगर में। ये -Q से O की दूरी L है और O से +Q की दूरी L है, दोनों मिलाकर 2L। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे P और +Q और P और -Q की दूरी, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है कि जो P और +Q की दूरी है बीच की, वो √R² + L² है। ये कैसे आया दोस्तों, आइए हम इसको देखते हैं। दोस्तों, हमें पता है फिगर कुछ इस प्रकार त्रिभुज का बन रहा है। यहाँ पर P है, यहाँ पर +Q है, ये बीच की दूरी L है, ये R है और इधर L है और ये इतना है। फिगर कुछ इस प्रकार बन रहा है। हमें ये दूरी और ये दूरी पता है। दोस्तों, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है R, दूरी R है, R का स्क्वायर प्लस, और ये आधार मतलब L का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण दोस्तों स्क्वायर में है, ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, √R² + L²। तो दोस्तों, यही फिगर में दर्शाया गया है, इसका मान जो है R² + L² होगा। ये किससे आया, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से आया। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब आगे। जब हम इसे ऊपर की ओर दोस्तों बढ़ाते हैं तो ऊर्ध्वाधर में ई sin थीटा लगता है। दोस्तों, अगर कोई ज्यामिति है दोस्तों, उसमें जब हम फिगर ड्रा करते हैं तो जो क्षैतिज होती है उसे कॉस थीटा लेते हैं और जो ऊर्ध्व होती है उसे साइन थीटा लेते हैं। दोस्तों, हमें E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये ऊर्ध्वाधर प्राप्त हुआ, जो कि E2 sin थीटा वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा था, E1 sin थीटा ऊपर की तरफ। और ऊर्ध्वाधर में दोस्तों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में कार्यरत हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 Q/R²। दोस्तों, हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है, Q/R², 1/4πε0 इतना होता है। तो हमें E1 ज्ञात करनी है, तो हम +Q के कारण कर रहे हैं, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा 1/4πε0 × Q/R² + L²। दोस्तों, ये R का स्क्वायर होता है, तो R की वैल्यू R² + L² अंडर रूट में है,
तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √2 और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, r² + l² बचेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दोस्तों ये क्या होगा, E2 = 1/4πε0 के q/r² + l², क्योंकि वही होगा, क्योंकि जैसे इसका मान निकाला गया था, जैसे इसकी वैल्यू निकाली गई थी पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, वैसे इसकी भी वैल्यू निकलेगी। इसकी वैल्यू इतनी होगी l² + r², r² + l²। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी r सेम, ये लंब सेम है और इसके लिए भी क्या आधार सेम है। तो आगे देखते हैं, E1 व E2 को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में नियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा बराबर व विपरीत होने पर ये निरस्त हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। दोस्तों ये कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। ये जो E1 और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है दोस्तों, ये देखिए इंडिकेट ऊपर तथा नीचे कर रहा है, ये आपस में विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होने पर दोस्तों एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों क्षैतिज दिशा में एक ही दिशा में कार्यरत हैं। दोस्तों ये जो है ये जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं, तो इन्हें जोड़ने पर, तो जुड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, अतः यह बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है परिणामी तीव्रता E मतलब पूरे ये फिगर बना था। एक बार हम इस आधे के निकालेंगे, फिर इस आधे के, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो इसका E1 cos थीटा प्लस इसका E2 cos थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, E1 की वैल्यू रखने पर E1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε के q/r² + l² cos थीटा, और प्लस E2 की वैल्यू 1/4πε के इंटू q/r² + l² cos थीटा। अब दोस्तों हम इसमें से 1/4πε0 के q/r² + l² दोनों में कॉमन है, इसे हम कॉमन कर लेते हैं। जब दोस्तों इसे कॉमन कर लेते हैं तो ऊपर क्या बचता है, ये 2q बचेगा, अरे q + q 2q और cos थीटा 2 cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 2q cos थीटा। दोस्तों हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला हमने दोस्तों कक्षा 9 में पढ़ा है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों आधार कितना है, l है, और कर्ण कितना है r² + l² अंडर रूट में। तो कैसे आया दोस्तों, ये आधार l लिया है, ये आधार l लिया है इतना, और कर्ण कितना लिया है √r² + l²। तो वही मान रखा है कि cos थीटा बराबर इतना होता है। तो हम दोस्तों √r² + l² को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r² + l², इसका पावर 1/2, क्योंकि जो ब्रैकेट में होता है उसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों E = क्या हो जाएगा 1/4πε0 के 2ql। दोस्तों 2ql कितना है, कैसे आया, ये l ऊपर है और ये इतना नीचे है, तो 2ql अपान ये यहाँ से पहले लिया गया r² + l² और इंटू में इसका गुना हुआ r² + l² पावर 1/2। दोस्तों इसी फार्मूले में ये cos थीटा की वैल्यू रखी गई है, ये यहाँ पर cos थीटा है, इसी cos थीटा की वैल्यू इस फार्मूले में रखी गई है। दोस्तों आगे देखते हैं, जब हमने cos थीटा की वैल्यू रख दी दोस्तों हमें इतना प्राप्त हुआ, E = 1/4πε0 के इंटू में रहेगा, सॉरी यहाँ पर इंटू रहेगा, इंटू 2ql अपान r² + l² ब्रैकेट में r² + l² पावर 1/2। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये कितना है r² + l² और ये कितना है r² + l² का पावर 1/2। ये कैसे होगा,
इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों की बेस समान है, दोनों की आधार क्या है, समान है। तो समान बेस पर क्या होती हैं दोस्तों, घातें जुड़ जाती हैं। तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 1+1/2, घातें जुड़ गई तो 2 1 के 2 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 3/2 इतना होगा। वही यहाँ पर लिख दिया गया है E = 1/4πε0 के इक्वल टू पी। ये 2Q की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से इसकी वैल्यू होती है P। हमने अच्छी स्थिति में भी देखा था 2QL की वैल्यू P ही रखी थी। तो यहाँ पर दोस्तों 2QL की वैल्यू P हो जाएगी और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 यहाँ से नीचे से आ गया है। लेकिन एल वैद्युत बहुत छोटा है आर से दोस्तों। जब एल बहुत छोटा होगा आर से तब क्या होगा, तब दोस्तों आर जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होगा, जो है आर एल से बहुत बड़ा होगा। तो इस स्थिति में दोस्तों एल इक्वल टू हम 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया एल इक्वल टू 0 लिया जा सकता है। तो E = 1/4πε0 के P अपान आर पावर 2 इंटू आर पावर 2 पावर 3/2। अगर दोस्तों किसी की पावर 2 जैसे है ये है और इसकी पावर 3/2 है, तो ये नीचे वाला आधार जो होता है ये घात कट जाता है। तो ये कितना आएगा आर्क पावर 3, यहाँ पर आर्क पावर 3 लिया गया है। तो दोस्तों वायु तथा निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है। परावैद्युतांक के का मान 1 होता है वायु तथा निर्वात में। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा E = 1/4πε0 P/R3। दोस्तों यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निरक्षीय स्थिति में। E = 1/4πε0 के P/R3। दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, आप 1-2 बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।